हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर सर्चर। और मैं किए हुए प्रॉमिस के साथ नेशनलिज्म के सेकंड पार्ट के साथ तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। व्हाई इंडिया रिक्वायर अ मूवमेंट लाइक जस्ट लाइक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जब महात्मा गांधी ने इंडिया की कंडीशन को एनालाइज किया तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि व्हाई द ब्रिटिशर्स रूलिंग ऑन इंडियंस। तो उन्हें ये पता चला कि भाई अगर वो रूल कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है कि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मोमेंट जिसमें हम उनको रिफ्यूज़ कर दें, वी डोंट हेल्प देम। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में मेंशन किया है, ब्रिटिशर्स आर रूलिंग ऑन इंडियंस बिकॉज इंडियंस आर सपोर्टिंग हिम। तो अगर हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें तो शायद ये जो रूलिंग है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और शायद नहीं 100% ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ फील की गई, लेकिन प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने स्टार्ट किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट किया गया, लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अपने आप में सक्सेसफुल नहीं था। इसके लिए महात्मा गांधी ने शौकत अली, जो खिलाफत मूवमेंट में उनके साथ थे, शौकत अली की हेल्प को लिया। और अगर हम देखें कि इंडिया में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट के साथ कब स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिए गए। इसमें इन्होंने कहा कि जितनी भी वो सर्विसेज हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हम उसका बाइकआउट कर देंगे। तो ये बाइकआउट था ब्रिटिश सर्विसेज का, बाइकआउट था उनके स्कूल का, बाइकआउट था उनके प्रोडक्शन का। तो इन सारी चीज़ों को बाइकआउट कर दिया गया। लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को हर किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था, उसके अकॉर्डिंग सोचा, जिसकी वजह से जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसका टाउन में फेस कुछ और मिला, अर्बन एरिया में कुछ और शो हो रहा था बाइकॉट मूवमेंट, जबकि रूरल एरिया में कुछ और हो रहा था, और ट्राइबल्स कुछ और डायरेक्शन मिले गए। यानी सबने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक नया नाम दे दिया। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि व्हाट वाज बॉयकॉट या व्हाट वाज द मूवमेंट इन द टाउन, तो टाउन में क्या था। टाउन में ये था कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश के स्कूल थे उसको छोड़ दिया, जो लोग ब्रिटिशर्स की के यहाँ जॉब कर रहे थे उसको छोड़ दिया। तो पूरी तरह से उन्होंने बाइकआउट कर दिया ब्रिटिशर प्रोडक्ट का। फिर अगर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो रिफ्यूजल बाय द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर। जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर थे, इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट थे, ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे, जो उनके फाइन गुड्स आते थे, उसको रिफ्यूज कर दिया। इससे प्रॉफिट ये हुआ कि जो इंडियन हैंडलूम सेक्टर था वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया, वो बहुत अच्छे से डेवलप कर गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बाइकआउट को लंबे समय तक नहीं चला पाए इंडियंस। रीज़न क्या था कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उन्हीं पर डिपेंड थे। भाई अगर हमने स्कूल ऑफिस सर्विस उनकी छोड़ दी तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्या है, प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन। यानी कि वो जब हमने उनका बाइकआउट कर दिया, 1% हमने उनके स्कूल का बाइकआउट कर दिया, तो कोई स्कूल ऐसा भी तो होना चाहिए था जिसका यूज हम करते ब्रिटिशर्स के स्कूल के प्लेस पर। ठीक है, कोई जगह ऐसी तो होनी चाहिए थी, कोई सर्विस ऐसी तो प्रोवाइड करता है जिसका हम यूज करते ब्रिटिशर्स के प्लेस पर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का। अब सबसे बड़ा प्रोडक्शन क्या था, क्लॉथ प्रोडक्शन था। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेते थे और फाइन प्रोडक्ट को यहाँ से लेते थे। अब जो हैंडलूम से प्रोडक्ट बनती है वो एक्सपेंसिव होती है सॉरी, लॉन्ग टाइम लेती है, उसके प्रोडक्शन का एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो उतनी सप्लाई नहीं हो पाती जितनी मार्केट में डिमांड होती है। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए भी इंडियंस के पास कुछ नहीं था। इसलिए नॉन कॉरपोरेशन स्टार्टिंग में जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, लास्ट तक आते आते उसकी स्पीड खत्म हो गई, या ये कहें कि नॉन कॉरपोरेशन के ड्रॉबैक में ये भी एक रीज़न बना। तो ये कंडीशन थी हमारे कहाँ, सिटी के अंदर, है ना, मूवमेंट इन द टाउन्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रूल था ये किस तरह से मूव कर रहा था ट्राइबल्स या अदर एरिया में। अब हम देखते हैं कि हमारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कंट्री साइड एरिया में कैसा था। तो अगर हम इस मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि महात्मा गांधी नेवर से अबाउट द यूजिंग ऑफ द वायलेंस, ही ऑलवेज सपोर्ट द नॉन वायलेंस। लेकिन था क्या कि एक परफेक्ट लीडर नहीं था, या ये कहें कि जो मूवमेंट में उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, जिसकी वजह से जितने भी मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए लगभग सब में लोग मिसगाइड हो गए और उन्होंने वायलेंस को फॉलो करा।
तो अब यहाँ पर भी यही होगा। जब हम कंट्री साइड की बात करते हैं तो रिबेलियन इन द कंट्री साइड, अवध की बात करते हैं तो बाबा रामचंद्र जो थे इसको लीड कर रहे थे अवध में, और ये कौन थे, एक सन्यासी थे, ये फॉलो कर रहे थे फिजी के रूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये किसके थे, अगेंस्ट द तुलकदार और द लैंडलॉर्ड। वहां पर क्या था, अवध में जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड थे उनसे एक्सेस में रेवेन्यू ले रहे थे, और वहां पर एक जो नया तरीका था वो था बेगर वाला सिस्टम। तो बेगर वाला सिस्टम क्या था, बेगर वाला सिस्टम वो था कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग उन लोगों से काम कराते थे विदाउट पेइंग एनी लेबर, यानी उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था और बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उनके उनके साथ क्या था, उनके साथ ये था कि बाबा रामचंद्र जो थे वो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन जब इनकी प्रॉब्लम, अवध वालों की प्रॉब्लम महात्मा गांधी तक गई तो महात्मा गांधी तो उनके पास नहीं गए, उनके पास मिलने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पास मिलने के लिए गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे उनकी प्रॉब्लम को जानना चाहा। तो क्या क्या उनकी डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी लगान, है ना। तो वो जो लगान है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। वो मना नहीं कर रहे थे कि हम पे नहीं करेंगे, बस वो चाहते थे कि जो इसका अमाउंट है उसको कम कर दिया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगर, बेगर क्या था, बेगर ये था कि अगर आप टाइमली मनी पे नहीं कर पा रहे तो आपको अपने ही खेत में विदाउट एनी पेमेंट वर्क करना पड़ेगा। तो अवध के जो रिबेलियंस थे वो चाहते थे कि इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दूसरे, वो चाहते थे बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, यानी ऑपरेसिव यानी वो लैंडलॉर्ड जो उनका शोषण करते हैं, यानी किसी भी तरीके से, भाई ये लेबर की फॉर्म में भी हो सकता है, ये पैसे की फॉर्म में भी हो सकता है, ये अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हो सकता है और अदर वे में भी हो सकता है। तो वो चाहते थे कि ऐसे लोगों का बाइकआउट कर दिया जाए सोसाइटी में से, ये उनकी डिमांड्स थी। तो जब उनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलने आए तो वो ये चाहते थे कि मतलब महात्मा गांधी का पॉइंट ये था कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए और अवध वालों के बारे में हर कोई जान ले। तो क्या हुआ, 300 मीटिंग्स हुई और उनके फॉलोवर्स बढ़ते चले गए। तो क्योंकि उनके पास एक लीडर नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, तो हुआ क्या कि वो ट्रैक से हट गए। ट्रैक से क्या हट गए कि यानी कि जो मूवमेंट फॉलो करना था विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस, अब वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। जो फॉलोवर्स थे किसके, बाबा रामचंद्र के, उन लोगों ने वायलेंस को अपना लिया। जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घर में आग लगा दी गई, ठीक है, जो ग्रेन्स के गोदाम थे उनको लूट लिया गया। तो कहीं ना कहीं ट्रैक हट गया, नॉन वायलेंस वायलेंस में कन्वर्ट हो गया और महात्मा गांधी का नाम इसके साथ ऐड कर दिया गया कि जो हो रहा है वो महात्मा जी के कहने से हो रहा है। यानी महात्मा मीन्स रामचंद्र दास नहीं, महात्मा मीन्स महात्मा गांधी। तो कहीं ना कहीं इसको महात्मा गांधी से ऐड कर दिया गया। जब महात्मा गांधी को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। और ये जो कंडीशन थी केवल अवध में ही नहीं थी, ये इंडिया के बहुत सारे एरिया में हमें ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखने को मिले। फिर हम देखते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हो रहा था। तो इसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आंध्र प्रदेश का, गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग क्यों अगेंस्ट थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के? देखो, जो आंध्र प्रदेश था वो क्या था, फॉरेस्ट्री एरिया। फॉरेस्ट्री एरिया में लोगों ने राइट ये बना दिया था, रूल बना दिया था कि द कॉमन पीपल विच बिलोंग टू दैट एरिया कैन नॉट एंटर इन द फॉरेस्ट, टेक द थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी ना तो वो जंगल में जा सकते थे, ना जंगल से रिलेटेड किसी भी सामान को ले सकते थे। जबकि जो लोग इस तरह के होते हैं, जो नेचर के अंदर रहते हैं, दे ऑलमोस्ट यूज द थिंग्स विच आर नेचर प्रोवाइड देम। तो इन सारी चीज़ों पे उन लोगों ने क्या कर दिया था, इन सारी चीज़ों के लिए उनको मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अटैक करने का एक नया तरीका निकाला था, दैट वाज द गुरिल्ला मिलिट्री अटैक। ठीक है, इसमें क्या करते थे ये लोग, अच्छा, ये गुरिल्ला अटैक अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें बहुत जगह देखने को मिलेगा। मराठास ने मुगल्स पे भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक किया था। ये होता क्या है, इसके अंदर हम नेचर के वे को यूज़ करते हैं, यानी नेचर ने जो हमें हिडन प्लेसेस दिए हैं, जैसे छोटे छोटे दर्रे, पहाड़ियों के वो रास्ते जिनमें कोई गुजरना पसंद नहीं करता, उसमें क्या करते थे, मराठास छिप जाते थे और वहाँ से मुगल्स पे अटैक किया करते थे, उस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। तो यही आंध्र प्रदेश के लोगों ने यूज़ किया था। आंध्रा के गुदम हिल्स के लोग क्या करते थे,
फॉरेस्ट के जो बहुत ही डेंजरस रास्ते होते थे उन पर छुप जाते थे, और ब्रिटिशर्स का कोई ऑफिसर जाता था रात के समय या शाम के समय या वो समय जिस समय सन्नाटा हो तो वो लोग उन पर अटैक कर लिया करते थे। तो ये तरीका इन लोगों ने निकाला था अपने डिफेंस के लिए, इन लोगों को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर ये जो अटैकिंग वे था ये इन लोगों का अपना खुद का तरीका था, इसमें महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पर जो इनके लीडर बन के आए थे वो आए थे अलूरी सीताराम राजू, जैसे कि आपने RRR जो मूवी आई थी उसमें आपने देखा भी होगा, है ना, ये वाला कैरेक्टर। तो अलूरी सीताराम राजू क्या थे, इनके हीरो थे। लोगों का मानना ये था कि उनके पास गॉड पावर थी कि इवन ही डजंट इफेक्टेड बाय द हिट ऑफ बुलेट, ऐसा लोगों को मानना था। वो प्रिडिक्शंस किए करते थे, यानी एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बिहेव करते थे। वो क्या करते थे, इनहेल करते थे, हीलिंग पावर, लोगों को हील करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या था कि लोगों का मानना था कि वो एक गॉड का स्पेशल क्रिएशन थे, उनके अंदर गॉडी कैरेक्टर्स थे। अच्छा, ये जो अलूरी सीताराम राजू थे ही वॉज कम्प्लीटली इफेक्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, लेकिन जो है, और इन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट करते थे कि ड्रिंकिंग लेफ्ट द लिकर, शराब पीना बंद कर दें लोग, और वियर खादी। तो ये महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी के आइडियाज़ को फॉलो किया। लेकिन जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1924 में इनको रिलीज़ किया गया, ये भी पूरी तरह से समझ गए थे कि वी कांट गेट स्वराज before using or until we use non-violence in the fight of freedom. He became a folk hero in Andhra Pradesh. स्वराज इन द प्लांटेशन अभी हम यही देख रहे हैं कि लोगों ने किस तरह से लिया। मैंने बार बार रिपीट किया कि पीपल टेक द टर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन इन देयर ओन वे, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसके बारे में सोचा। तो अब हम देखते हैं कि आसाम के लोगों ने क्या किया। तो आसाम में एक कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसमें क्या था, आसाम में क्या है, टी के लिए जाना जाता है, कॉमन है, ठीक है। वहाँ पे जो टी प्लांटेशन से रिलेटेड वर्कर थे उनके लिए ये रूल था कि वो बिना बताए अपनी जगह से नहीं जा सकते, दे कांट लीव देयर विलेज विदाउट द इंफॉर्मेशन टू देयर ऑफिसर्स। तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों को जब पता चला कि इस तरह का कोई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो इन्होंने उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया। इनका मानना ये था कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, गांधी जी आएंगे, हम लोगों को हमारी ज़मीन वापस मिल जाएंगी, हम उस पर खेती करेंगे और इस तरह से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये इन लोगों ने सोचा, महात्मा गांधी ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा होगा कि जो ये वाला रूल है ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद गांधी जी हम लोगों को लैंड प्रोवाइड करेंगे जिस पर हम फार्मिंग करेंगे और हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। तो इन्होंने ऐसा सोचा, और इस डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि कहीं भी महात्मा गांधी जी ने ये नहीं कहा था नॉन कॉर्पोरेशन में, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि डोंट सपोर्ट द ब्रिटिशर्स, उन्हें सपोर्ट मत कीजिए, ठीक है। तो रिएक्शन क्या था, लेफ्ट द वर्क, लोगों ने काम छोड़ दिया, अपने घर में बैठ गए, स्ट्रीमर स्ट्राइक कर दी, रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से स्वराज को इंटरप्रीट किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सफ़र किया लोगों के काम छोड़ने से, तो लोगों को पकड़ा गया, बुरी तरह पीटा गया, और दे हैव टू गो अगेन टू देयर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज चोरी चोरा इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन 1922। अब ये क्या था, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरी तरह से कॉल्ड ऑफ कर दिया था, पूरी तरह से शट डाउन कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था, जो भी आपकी समझ में आए, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो है बाजार नॉर्मल तरीके से चल रहा था। ये कहाँ की का इंसिडेंट है, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की का इंसिडेंट है। ये नॉर्मल डे था, नॉर्मल बिल्कुल। अचानक ही लोगों की भीड़ आई। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उस थाने के अंदर कुछ इंडियन लीडर बंद थे। तो हुआ क्या, उन लोगों ने अपने लीडर्स को तो छुड़ा लिया, पूरी तरफ से थाने को घेर कर अपने लीडर को तो छुड़ा लिया, जो वहाँ का कॉमन लीडर था उसे छुड़ा लिया, और उसके बाद उन्होंने थाने में आग लगा दी।
है ना। तो उससे हुआ क्या कि 22 तो पुलिसमैन और 3 सिविलियंस पूरी तरह से खत्म हो गए, जिससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने अपना जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के कॉल्ड ऑफ के बाद महात्मा गांधी ने अपनी ही पॉलिसी को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि भाई अगर ऐसा हुआ, लोगों ने उसको अपने टर्म्स में समझा या डिक्टेट किया, तो उसमें कहीं ना कहीं किस चीज़ की कमी थी। तो उनकी समझ में आया कि नीडेड टू बी प्रॉपर ट्रेनिंग। उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जिससे वो समझ जाए कि अगर स्वराज है तो स्वराज क्या है, गांधीयन थॉट है तो वो क्या है। तो इसके लिए नीडेड टू बी प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए था। अच्छा, 19 का ये जो टाइम था ये काफ़ी ही मतलब इतने सारे एक्ट ले आए। पहले 1985 में एक एक्ट आ गया, फिर उसके बाद सॉरी 1885 में एक एक्ट आ गया, 35 में आ गया, 19 में आ गया। तो ये एक्टों की इतनी भरमार कर दी। अच्छा क्यों ऐसा? इसलिए कि वो चाहते थे कि ये जो स्टार्टिंग हो गई है लोगों के अपोज करने की, कुछ भी कर कर इनको कम किया जाए। जैसे आसाम में उन्होंने इमिग्रेशन का रूल बना दिया था, ठीक है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि इंडियन काउंसिल पे जो खर्च किया जाएगा उसको कंट्रोल करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर इसको उन्होंने डिफाइन किया कि भाई इससे तुम्हें फायदा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इन्होंने इंडियन काउंसिल को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये कंट्रोल था, उन पर होल्ड लेने का तरीका था। अब जो ये लीडर्स थे ये बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि भाई इनको हम इस तरह से मास एगिटेशन करके नहीं कर सकते, इनके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा इनको काउंसिल में ही जाकर। तो ये जो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का मोटो क्या था? स्वराज पार्टी का मोटो था काउंसिल में जाकर ब्रिटिश पॉलिसीज को चैलेंज करना, ठीक है, कि उनको उन्हीं की भाषा में क्यों ना समझाया जाए। ठीक, इसमें अब यहाँ पर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये जो बोस थे, ये रेडिकल मास एगिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारा देश है, हम उनसे क्यों रहम मांगे, हमें फुल इंडिपेंडेंस। 1920 में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल ही रहा था, आपको पता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था। इसमें क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन सभी कंट्रीज की खराब हो गई थी, तो इंडिया की भी खराब हो गई थी, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो थी 1926 तक आते आते उनके प्राइस इतने ज़्यादा गिर गए थे और जो रिवेन्यू था वो पे ही नहीं कर पाते थे लोग। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर अच्छा इंडियंस डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज की। तो क्या था कि यहाँ पर इन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उन्होंने 7 मेंबर्स की एक टीम बना दी 8 नवंबर 1927 में। दिस टीम इज नोन एज साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इंडिया में बन गया। अब साइमन कमीशन के बारे में इन लोगों को पता चल गया था, जो इंडियन लीडर्स थे, दे नो अबाउट द साइमन कमीशन। और इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था कि भाई जब इस टीम में कोई इंडियन है ही नहीं तो वो क्या समझेगा इंडियंस की कंडीशन को, ठीक। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो जब साइमन कमीशन लाहौर में आया 1928 में, तो वहाँ पर जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने प्रदर्शन किया, ठीक है। प्रदर्शन के जो इसके जो मेन लीडर थे कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर बेटन चार्ज किया गया, बेटन BATON, ठीक है, बेटन चार्ज यानी कि लाठी चार्ज। लाठी चार्ज किया गया। इसमें उनकी इतनी मतलब वो इतने मेजरली इंजर्ड हो गए कि ये जो साइमन कमीशन था वो उनकी डेथ का रीजन बना। तो मरते समय उनका जो डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था वो क्या था कि मेरी इस कंडीशन में जितने भी कीले मेरे ताबूत में लगी हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए शूल का काम करेंगी। ये इनका डायलॉग बहुत फेमस है। और लाल बाल पाल के जो पाल हैं वो यही हैं, लाला लाजपत राय, सॉरी लाल बाल पाल के जो लाल हैं वो यही लाल हैं जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था। इंडिया में जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, इसके फाउंडर भी यही थे।
तो गो बैक साइमन का इन्होंने स्लोगन निकाला था। यहाँ पर फिर हुआ क्या, जब इतना ज़्यादा मतलब लोगों को देखा इन्होंने कि लोग इतने ज़्यादा मास एगिटेशन हो गया, तो फिर साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। अब यहाँ पे आ गए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या करा, लॉर्ड इरविन ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जिसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया। ठीक, आफ्टर द साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रूली नो दैट द इंडियंस आर अनसेटिस्फाइड। और अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या थी, अब उनके पास ये था कि वो अपने पिलर्स को कैसे मजबूत करे। तो उन्होंने लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए एक ऑफर दे दिया, दैट वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को इनवाइट किया और बोला कि आप आइए और हमसे बात कीजिए। लेकिन अच्छा, क्यों बात कीजिए, टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आप हमारे साइमन कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या थे, जो लीडर्स थे, स्वराज पार्टी के जो लीडर्स थे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडिया ऑफ द लॉर्ड इरविन। दैट्स व्हाई इन द लाहौर कांग्रेस कमीशन उन्होंने डिमांड कर दिया पूर्ण स्वराज। यानी ये जो डिमांड की गई लाहौर कॉन्फ्रेंस में की गई, किन्होंने की, कांग्रेस लीडर्स ने, और यहाँ पे इन्होंने डिमांड कर दी पूर्ण स्वराज की। और उसको ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1930 में उन्होंने एक प्लेज ले ली, टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी यहाँ पर इन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। लेकिन अब महात्मा गांधी ने क्या देखा कि भाई हमारे इतने करने के बाद भी इंडियंस जो है इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी चीज को, अपनी इस प्लेज को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया क्या, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो इसी फॉर्म को आगे रखने के लिए उन्होंने अब स्टार्ट किया सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, जो कि अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, बहुत कम टाइम में इतने सब्सक्रिप्शन के लिए दिल से शुक्रिया। मैंने 500 के टारगेट को क्रॉस कर लिया, और जिस तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।